यह देख रहे हैं आप चित्र, ये सब चित्र है यूनिवर्स की। इसमें यूनिवर्स में ये सकार है ना, त्रिकोण, ये आपके त्रिशूल टाइप जो है आपका हो गई सा, और ये हो गया रा, और इस प्रकार की आप देख रहे हैं। और बीच में जो है ग, यानी हो गया सा री ग, ऊपर में ना ना, यहाँ पर से कई बार मतलब इस प्रकार की कोण आपको दिख जाती है ना, डबल डबल, ये देख रहे हैं। तो यह हो गया सिंह। सिंह का तात्पर्य होता है चोटी, ऊंचाई। और इसी शब्द से अभी मान लीजिए कि हम इस साधारण रूप में भी इसको देखें, पढ़ें, तो यह प्राप्त होती है स, अरे स कई प्रकार की मूल रूप आपको प्राप्त होगी। स इसको आप स्र पढ़ लीजिए अथवा श्रु पढ़ लीजिए, श्रु, क्योंकि बाद में नीचे में जो है उकार भी है। स र और उ, श्रु यानी कि सुनना। इससे श्रुति शब्द का श्रुति शब्द बोधक है। अब नीचे वाले में स्वरूप में आए, यह तो हो गया आपके प्राचीन काल में जो उच्च हिमालय पर, मध्य हिमालय पर जो जिनपर्स प्राप्त होते थे उनकी, जैसे कि आपके बलूचिस्तान में है। अब कुछ जिनपर्स जो होते हैं प्रौढ़ अवस्था में, ये प्रारंभ मतलब कि जो नवीन पर्ण होते हैं, नए पौधे होते हैं, उसमें आपको यह स्वरूप प्राप्त होती है। कुछ सजावटी यूनिपर्स होते हैं, उसमें भी आपको ये स्वरूप दिखेंगे। लेकिन कुछ जो होते हैं पौधे विस्तृत होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, तो उसमें आपको इस रूप में उसके पत्ते प्राप्त होते हैं। इसके पत्ते कैसे प्राप्त होते हैं? इस प्रकार के जिनपर्स के। तो यह हो गया आपके स, और यह हो गया र, और ये जो पकार स्वरूप में है र, और ये हो गया र और ह, यानी कि श्रिपड़ा, यानी कि चंद्रमा। यह आपके यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो त्रिशूल है, कहीं पे आपके त्रिशूल आपके ताला स्वरूप में दिख रहा है, कहीं पे आपके दंत स्वरूप। यह आपके काल, विभिन्न काल की, ये आपके 1000 वर्ष प्राचीन है। उसके पश्चात ये जो त्रिशूल के रूप में संकेतक से पाते हैं, वह आपकी परिवर्तित हो गए और दंत सौ के रूप में प्रचलित हो गए। जैसे कि आप लोग को ज्ञात है कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की वर्णमाला की खोज कर लिया। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट, आई हैव read more than 3,500 seals, and after this confirmed that Indus Valley civilization is nothing but Vedic civilization, वैदिक सभ्यता है, सबसे सुंदर सभ्यता। और उस युग की जो सबसे बड़ी खोज थी वह थी वर्णमाला। प्रवर्तन किया भगवान शिव ने, और आदिम मनुष्य, बर्बर मनुष्य नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण युग के आरंभ में सुशिक्षित हुआ और शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। जिन वर्णों के आधार पे शब्द संरचना की गई, आज उनमें से एक शब्द यूनिपर्स के विषय में हम लोग जानेंगे। गूगल पर सर्च कीजिएगा तब को यूनिपर्स से झाड़ी एक पैर के रूप में आप उसको जान सकते हो। तो उसी यूनिवर्स के विषय में आखिर इस नामकरण का आधार क्या है, उसको जानना है। अब बोलिएगा भाई इसमें क्या रहस्य है? तो कारण यह है कि यह जो नामकरण है तो शब्दों के वर्णों के आधार पर ही तो शब्द का निर्माण होता है, उच्चारण का निर्माण होता है। तो वो जो शब्द संरचना है, वो जो शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे ऑर्थोग्राफी कहते हो, है ना, तो उस शब्द संरचना का जान करके हम लोग आश्वस्त होंगे कि वर्तमान में जो यह संबोधन प्रचलित है वह आदिकाल में भी प्रचलित थी, जब इसका नामकरण प्रथम बार किया गया और किस आधार पर किया गया था। अवश्य वह संस्कृत शब्द है, और सब संदर्भ वासियों ने यह नामकरण किया है। कैसे क्या ही जानेंगे, तब हम लोग जान सकेंगे कि भाई आखिर में यह जो सांस्कृतिक प्रवाह है, साहित्यिक प्रवाह है, जो यहाँ से अमेरिका तक पहुँच चुका है ना। यह जो यूनिवर्स है कहाँ प्राप्त होती है? उत्तरी अमेरिका में प्राप्त होती है, उस क्षेत्र में प्राप्त होती है जहाँ पे बर्फीली क्षेत्र होती है, वहाँ पर प्राप्त होती है। हिमालय के मध्य हिमालय शिवालिक के श्रृंग पे, मतलब कि एक उच्चतम बिंदु पे आपके यह यूनिवर्स पौधा पेड़ के रूप में प्राप्त होती है। इसके पत्ते क्या होते हैं? कटीली होती है, देख रहे हैं कैसे होते हैं? बिल्कुल नुकीली होती है, शंकुदार होती हैं। तो उसका रहस्य भी जानेंगे। आखिर इस शब्द, इससे कौन सा शब्द की उत्पत्ति हुई? संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई है ना। और इस आधार पे उसका जो प्रचलन, उन शब्दों का जो निर्माण हुआ है, संबोधनों का निर्माण हुआ, उससे संस्कृत शब्द को क्या हुई है? समृद्ध हुई है। तो उसको हम लोग को जानना है।
और इस आधार पर हम लोग जान भी सकते हैं किस प्रकार से सप्तसंदव सभ्यतावासी जो थे, मूल निवासी जो थे, वह संस्कृत भाषी थे। संस्कृत भाषा उनकी पैतृक भाषा थी। अब यह जानना भी आवश्यक होता है कि आखिर वह जो जूनिपर्स है, जिसे पाकिस्तान में सनोवर कहा जाता है, आप देखते हैं झाड़ियों में दिखावटी शोभा के जो फूल होते, पौधे होते, आपने देखा होगा इसको, उसको लगाया जाता है बगीचों में, है ना, अपने द्वार के पास सनोवर। जूनिपर्स का नामकरण सनोवर के रूप में किस प्रकार से प्रचलित हुआ, वह भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जान लें हमको इसका प्राप्ति स्थल। लेकिन मूल रूप से जो जूनिपर्स था, उसकी उत्पत्ति होती है 7000 फीट की ऊंचाई पे, हिमालय शिवालिक पहाड़ी जो होती है 6000 फीट की होती है, 6500 फीट ऊंची होती है, 3000 मीटर, है ना, 3 किलोमीटर कह लीजिए ऊंची क्षेत्र पे। तो उससे भी 500 फीट अधिक ऊंची क्षेत्र में आपके जूनिपर्स प्राप्त होती है। तिब्बती क्षेत्र में प्राप्त होती है, उत्तर अमेरिका में प्राप्त होती है, आर्कटिक क्षेत्र में प्राप्त होती है, ऐसा आपकी गूगल पे भी आप देख सकते हो। तो हाँ जी, ये जो जूनिपर्स का पेड़ होता है वह बहुत ही शक्तिजान होता है, इसीलिए इसका एक नामकरण भी जीवित जीवाश्म, 5000 वर्ष तक ये जीवित रहती है, इसीलिए इसको जीवित जीवाश्म भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। और इस भारतीय भू उपमहाद्वीप में यह बलूचिस्तान पाकिस्तान के जियारत जिला में जो हिंदू कुश की पहाड़ी है, बोलन दर्रा है, वहाँ पे आपकी जूनिपर्स के पौधे देखे जा सकते हैं। और संजोग की बात यह है कि उस क्षेत्र में, बलूचिस्तान के उस क्षेत्र के चतुर्दिक जहाँ पे आपके जूनिपर्स प्राप्त होते हैं, चतुर्दिक आपके सप्तसंदव सभ्यता के आप महत्वपूर्ण प्रस्थलों की प्राप्ति होती है। उत्खनन से आपके मोहनजोदड़ो, नंदनबाड़ी, आपके प्रियाण गुंडई, इराकी क्षेत्र, मेहरगढ़, यह सभी जो क्षेत्र हैं आपको उसके चतुर्दिक, है ना, उस पहाड़ी के चतुर्दिक प्राप्त होती है। और उस पर जो मुहड़े हैं उस पर आपकी यह यूनिवर्स का चित्र आपको प्राप्त होगा, उसका उत्खनन किया गया है। अभी देख रहे हैं, देखिए समानता आपको प्राप्त होगी इन मुहरों में और यूनिवर्स के ये जो पोत है वर्तमान में उसमें, है ना, लगाने के बाद तो उसमें जो संदेश है वो है प्रमाणित करती है कि हमारे जो आदि पूर्वज हैं, सप्तसंदव वासी जो हैं, वह शिवालिक पहाड़ियों में 7000 फीट की ऊंचाई पर निवास किया करते थे, वहाँ पर निवास करते थे। और मैदानी क्षेत्र में भी, सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र में, बलूचिस्तान के पास जो आपके हिंदुकुश की पहाड़ी क्षेत्र है ना, उसके शीर्ष पे यह जूनिपर्स प्राप्त होती है। तो मैदानी क्षेत्र में तो उनका वास स्थान था, शीर्ष स्थान पे पहाड़ी क्षेत्र में भी, पहाड़ी क्षेत्र में उच्च से जनपद माने जूनिपर्स श्रृंग पे आपको उसकी उनके निवास स्थान थे। और उस निवास स्थान, उच्च निवास स्थान के रूप ही उन्होंने इसका नामकरण भी किया था, ये भी जानेंगे। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह जो जूनिपर्स की पत्तियों का त्रिशूल के रूप में जो स्वरूप देख रहे हैं, वह आरंभिक युग में तालव सौ का संकेत चिन्ह था। तालव सौ को इसी रूप में लिखा जाता था, लेकिन कालांतर में यह दंत सौ का परिचायक हो गया, 500-1000 वर्ष के बीच में अंतर में। तो यह जो है शब्द उच्चारण में जो यह व्यतिक्रम उत्पन्न हुआ, जिसके कारण अर्थ में भी परिवर्तन हो गया, उसके कारण ही जूनिपर्स को वर्तमान काल में जूनिपर्स कहते हैं। लेकिन आरंभ में जूनिपर्स को क्या कहा जाता था? आरंभिक युग में जब इस दंत सौ की जगह पे जूनिपर्स, दंत सौ है, दंत सौ की जगह पे यदि उसका उच्चारण तालब सौ के अनुरूप किया जाए तो पर्स, प्रस और प्रास, प्रास और प्रास दो शब्द हैं, एक में दंत सौ है, दूसरा में तालब सौ। पर्स तो अभी बोल रहे हैं इस आधुनिक युग में, यानी प्रास, तालब सौ, प्रास, प्रास और वर्तमान में पर्स, तो अंग्रेजी लोगों का देन है पर्स। तो प्रास, प्रास यानी स्वाद लेना। क्या चीज़ का स्वाद लेना? तो कहते हैं कि जो जूनिपर्स है उसके जो फल होते हैं बहुत ही मादक होते हैं, औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। पेट की तो बीमारी जाती ही जाती, और भी कई प्रकार की बीमारियों का इसके माध्यम से अंत होता है।
लेकिन यहाँ पर मदिरा के रूप में इसका प्रयोग होता है। यह विचार नहीं, कहा जाता है एक सोम वृक्ष हुआ करता था, सोम लता कहा जाता है, तो वो सभी नशीली होती है। लेकिन हमारा विचार है कि यह जो सोम रस हुआ था वास्तव में जूनिपर्स के फल से प्राप्त जो फल फ्रूट वाइन, फल की मदिरा, तो वही हो सकती है। यद्यपि राहुल संस्कृतायन कहते हैं कि जो भांग के जो पत्ते होते हैं उसको जब घोंटा जाता है उसके बाद उसमें दूध मिला करके अच्छे ढंग से जो स्रावित होता है उसको ही सोम रस कहा जाता है। लेकिन मेरे विचार से पुरातन योगी जो सतयुगी थे वह सोम रस की प्राप्ति के उच्च शिखरों पर जाया करते थे। और यह तो भांग जो है आपके विजया जो है यह तो गले कुचे में मिल जाया करती है, गली कुची में, ऊंचाई पर नहीं मिलती है, बर्फीली क्षेत्र में। तो सोम रस यानी सोम वृक्ष यही होती थी। और इसका कारण भी बताऊंगा किस प्रकार से यह सोम वृक्ष हो सकती है। सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा का वृक्ष, इसको श्रीपर भी कहा जाता है। जब आप यह जो देख रहे हैं ना, यह जो पत्तियां हैं, वर्णाक्षर है, विशेष वर्णाक्षर, सबसे अंदर सभ्यता के वर्णाक्षरों का द्योतक है, तो उस में यह आपको श्रीपर शब्द का प्रयोग करता है। श्रीपर यानी क्या होता है? श्रीपर यानी चंद्रमा सरकने वाला। और इस संबंध में आपके पुराणों में भी, हिंदू पुराण में, धर्म ग्रंथों में एक कथा आती है कि ब्रह्मा जब सृष्टि कर रहे थे तो जब ध्यान मग्न थे तो कुछ सांप जो थे ऊपर की ओर सरक, ब्रह्मा के नाभि से ऊपर की ओर क्या करने लगे? चढ़ने लगे। तो वह जो कहलाए सर्प कहलाए। और जो ब्रह्मा के नाभि से सर ऊपर में नहीं, ब्रह्मदेव के ध्यानमग्न ब्रह्मदेव के कंधे तक ना पहुंच सके, नाभि से नीचे ही उतर गए, उसको अहि कहा गया, तो सर्प। तो यहाँ सर्प वर्ष पर एकदम कुछ न कुछ समान वर्णाक्षर के युग से मिल के बने हुए शब्द हैं। तो यहाँ पे सिर्फ शब्द हमने आपको मान्यता के अनुरूप चूंकि दर्शन हो रहा है तो इसीलिए उसका उपयोग कर रहे हैं। अब आते हैं इस जो स्वरूप है आपका, ये देख रहे हैं जूनिपर्स का, उस स्वरूप का हम पठन किस प्रकार से कर सकते हैं उसको जान लें। सबसे पहले तो यह तालब स्व है, आरंभिक युग में तालब स्व है, तो स है, तालब स्व है, र है, देख रहे हैं, और ग है, श्रृंग, श्रृंग, और दोनों का मिलने से दो, र और ह, फिर र, इसको मिलने से नकार का भी ध्वनिमान प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार श्रृंग शब्द की उत्पत्ति हो रही, श्रृंग शब्द। सिर्फ यहाँ पे हम पकार, ये जो पुष्प है उसको और ध्यान नहीं दे रहे हैं, पुष्प को छोड़ करके, तो श्रृंग, श्रृंगा ये आपके आरंभिक युग में श्रृंग यानी चोटी, चोटी पर उत्पन्न होती थी, इसलिए श्रृंग कहते थे। और इस श्रृंग का उपयोग कहाँ क्या करते थे? वो क्या करते थे? शीर्ष पे मुकुट के रूप में, ताज के रूप में धारण करने में। देख रहे हैं इन मोहरों पे जो राजा है या उनके जो कर्मचारी हैं वह मुकुट के रूप में इस चीज़ को धारण किए हुए हैं। इसी त्रिकोण से युक्त जो भी पुराने ज़माने तो होते मुकुट बनाया जाता। अभी भी आपके ओलंपिक वाले जो यूनान में होती, ओलंपिक में जो यूनान की देवियां हैं, सबसे पहले ओलंपिक का खेल आरंभ होता है तो यूनान की देवी मशाल जलाती हैं, तो वो मुकुट कौन सा धारण किए रहती है? जैतून के पत्ते का। बहुत आदिवासी क्षेत्र में चलिए कि किसी न किसी पौधे का मुकुट, पौधे के पत्तों से या पुष्पों से मिल करके मुकुट को पहनाया जाता है। तो प्रारंभिक युग में आपके इसी यूनिपर्स के पत्तों के मेल से बने हुए मुकुट को धारण करने की परंपरा थी। यह प्रमाणित होता है, मिलान करके देख लीजिए, एक नहीं कई आपके मोहर हैं, सब में आपको समान चीज का दर्शन होगा। तो श्रृंग, और श्रृंग कालांतर में किस चीज़ में परिणत हुआ? तालब स्व की जगह पे आप दंत स्व लिख दीजिए, तो नकार लुप्त हो गया, बन गया श्रृंग। सिर्फ ग जो है वह सग में बदल गया। सग का तात्पर्य हो गया माला। देख रहे हैं हाथों में योगीराज क्या पहने हुए? लगता है कोई माला धारण की हुई। माला तो गले में पहनाया जाता है, लेकिन यह गुच्छे के रूप में चारों तरफ, लगता है उनका तेज, किसी प्रकार का तेज, उस तेज को प्रकट कर रहा है जो वह यही है। कहा कि देखिए आपके पत्ते जो हैं आपके जूनिपर्स के वह कोनदार होते हैं, जब उसको लपेट के बनाइएगा गुच्छे के रूप में तो आपको इसी रूप में दर्शन होगा, प्रदर्शित होगा वह। तो अब अगला अब पढ़िए, पहले तो हम लोग पढ़े, अब इसको प्रास के रूप में भी पढ़ सकते हैं। जब हम पुष्प, ये जो पुष्प है या फल है लगने वाला, वहाँ से आरंभ करके प्रास, प्रास, प्रास तालब सा यानी कि स्वाद लेना। फल है तो उसका स्वाद तो लिया ही जाएगा, उससे मदिरा उत्पन्न होती है।
और कई प्रकार के रोगों में औषधीय गुणों से युक्त है, तो सब्जियों के मसाले के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, प्रास, इसीलिए कहा जाता था इसको। और प्रास का, और अगर तालब्सों को दंत स्वर्ण परिणत करके प्रास यानी फैलना, आसपास के क्षेत्रों में जब उनका विस्तार हुआ सभ्यता का कालांतर में, तो प्रास कहलाने लगा। इसको प्रस्थ भी कह सकते हैं। नीचे देखिए एक प्रकार के क्रॉस का संकेत आता है। यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शनीय आपके सब संदर्भ मोहरों पर बारंबार प्रकट होने वाला एक्स क्रॉस है ना, एक्स वाली जो चिन्ह है वो है। और यह किस प्रकार, इसमें तीन वर्णों का योग है। ग्रहण, ग्रहण ना, क्रिया में आपके ग्रहण, और अगर संज्ञार्थक देखें तो गर्ग, गर्ग यानी धारण करना, पाना, ग्रहण। और ज्ञान का स्वरूप भी, ज्ञान को भी ग्रहण कहते हैं। और इसके ऊपर देखिए यह दो एक्स क्रॉस मिल करके प्रो इस शब्द का भी निर्माण करते हैं। प्रो, प्रो यानी हाथी का टांग, पैर, अथवा तार्किक यानी तार्किक ज्ञान। तो यह जो सोम वृक्ष है, श्रृंग वृक्ष जिसे कहा गया है बाद में, तो वह किस चीज़ का प्रतिनिधित्व, किस चीज़ की प्रेरणा देता था? ज्ञान की, तार्किक ज्ञान की। तार्किक ज्ञान कब मनुष्य में को प्राप्त होती? जब वह शिक्षा को महत्व देता है अपने जीवन में। तार्किक ज्ञान जब तक करता है, भावनात्मक ज्ञान की नहीं। यह तार्किक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान को प्रश्रय देने वाला वृक्ष था। इसीलिए तो इसको मुकुट के, इसके पत्तों को, टहनियों को तोड़ करके मुकुट बना करके राजा लोग धारण किया करते थे उस युग में। तो इस प्रकार से आपको यह ज्ञात होता है कि यह उस युग में, जिसे वैदिक युग कहते हैं, सब संदर्भ युग कहते हैं, उस युग की महत्वपूर्ण पवित्रतम वृक्षों में से एक थी। इसे आप इन मोहरों पर देखिए, क्रॉस, और इस जो पत्तियां हैं इस रूप में देखिए, आपको लगेगा कि यह श्रु सकार है और र है, अगर बस दो, और नीचे में उकार। वैदिक वर्णाक्षर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के वर्णाक्षर है श्रु। श्रुति शब्द का मूल श्रु यानी सुनो। क्या सुनो? ओम, उकार का वाचन है भैया, ओंकार को सुनो, ओंकार को सुनो। तो इस संदेश को वह प्रसारित करता है। और कई मोहरें हैं जो यह बतलाती हैं कि किस प्रकार से उच्च शिखर पर रहने वाले वैदिक युगीन सब संदर्भ वासी नीचे मैदानी क्षेत्रों में जब यज्ञ स्थल पे हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित होती थी, तो उसको देख करके क्या होती थी? प्रेरित होती थी उषा काल में। तो उसका भी वर्णन उषा शब्द है ना, उषा शब्द को भी इसी रूप में यह प्रस्तुत करता है। उस युग में, आदिम आरंभिक वैदिक युग में। कालांतर में तालब स दंत स में परिणत हुआ। तो क्या हुआ? तालब स दंत स में जब परिणत हुआ तो जो श्रृंग था वो श्रग हो गया। श्रग यानी कि माला, माल्यवान, श्रगवान कहा जाता है। तो उस रूप से आज भी जो जोग नदी जो है वहाँ पे वो मालाकार रूप में बहती है, जिसे आपको व्योमावती कहा जाता है। कहा जाता है कि यो सब संदर्भ युग में व्योमावती जो नदी थी वैदिक युग में, ऋग्वेद में जिसका वर्णन है, वही आपकी जोग नदी। वहीं पे तो आपकी ये पहाड़ी है, वहीं पे तो ये आपके जूनिपर्स प्राप्त होते हैं। तो वह श्रग है जो इसका आपके योगी लोग देख रहे हैं। कवच लगता है कि कोई का है ना, कंगन पहने हुए, वास्तव में वह सर्प है। सर्प ये कोनदार जो के पत्ते इससे मिलकर के बना है। इसका जब वाचन कीजिएगा, इसका जो रेखा चित्र बना करके आप पढ़िएगा तो वह श्रप शब्द का द्योतक है। श्रप से ही श्रपर शब्द बना है ना। एक से अधिक होने पे रकार पहले भी रहा था, एक और है रा यानी त्रिशा, जो संकेताक्षर है वह रकार कहलाते हैं। तो वह हो गया श्रपर। श्रपर यानी चंद्रमा, चंद्रमा यानी सोम, सोम यानी सोम वृक्ष। यह जो जूनिपर्स था, जो कालांतर में जूनिपर्स कहलाया, वह पहले सोम श्रीपर कहलाता था। श्रीपर यानी चंद्रमा है ना। अब आई बात कि भाई इसे हम जूनिपर्स क्यों कहें। बात आ गई कि जूनिपर्स क्यों कहें। तो बहुत जगह ये जो त्रिकोण वाली है ना, त्रिशूल वाली जो है सा है, इसको जू भी कहा जाता है, कह सकते हैं ना। यू छोटी यू, छोटी जौ यानी य। तो यू हो गया, यू न। तो जब शब्दों का पहले प्रास तो पहले से जानते थे हम लोग, नीचे वाला जो क्षेत्र, नीचे वाले जो पत्तियां हैं वो तो प्रास हो गई, उसमें संकेताक्षरों के माध्यम से क्रॉस जिग जॉग का चिन्ह वगैरह हैं, तो उसके वो तो हो गया आपके प्रास है ना। और ऊपर वाले जो हैं त्रिशूल और पुष्प, तो वो हो गया आपके युप।
तो बीच में नकार आ जाती है क्रॉस के कारण, यह जो यू भी आकार के देख रहे हैं, तो वो हो गया यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर, व में भी परिणत होता है, तो यूनिवर, यूनिवर, यस पहले स्वर था तो सोनवर, सोनवर, पहले फिर हो गया, पहले सो सिपर बोले, उसके बाद सोनोवर, उसके बाद फिर सोनोवर के बाद हो गया वह आपके सौ, फिर जौ में यूनिवर्स, पहले यह था, फिर पहले सौ था, फिर यह हुआ, फिर ज हो गया, तो इस प्रकार से परिणत हुआ है। तो इस प्रकार से शब्दों का वर्ण विपर्य के कारण आपके ये जो सोम वृक्ष है, स्वीपर जो है ना, स्वीपर जो है वह सनोवर के रूप में भी जाना जाता है, पाकिस्तानी लोग उसको संबोधित करते हैं, और जो अंग्रेजी लोग हैं वह जूनिपर्स के रूप में इसको जानते हैं। वास्तव में यह सत्यसंधव सभ्यता की पवित्रतम वृक्षों में से एक है, जो देवताओं का मुकुट हुआ करते थे, खासकर खस जाति के लोग इसको धारण किया करते थे, जिन्होंने आपके मिस्र की सत्ता का स्थापना किया था। हम लोग इसको बाद में फिर जानेंगे उस सभ्यता के विषय में। आज के अंक में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह जो रोचक प्रसंगों से युक्त है वो आपको पसंद आए। अंत में एक बात और यह कि वर्तमान काल में जो वैज्ञानिक हैं उस कहते हैं कि यह जो यूनिवर्स है वह सरू प्रजाति के सरू परिवार के पौधे हैं। सरू पहले बता चुका हूँ, सरू शब्द का भी इसका विन्यास, शब्द विन्यास का भी निर्माण इसके माध्यम से होता है, वर्णाक्षरों के माध्यम से। तो सरू ही सरू के रूप में परिणत हुआ है। तब तक के लिए इतना जानकारी के उपरांत मैं समझता हूँ कि पुनः आपसे भेंट होगी। आप इसी तरह से जुड़े रहिए। धन्यवाद।